देखिए 6 का 6 सीट अगर यदि आप देखेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बेहद ही एनालाइज़ करके 6 सीट का घोषणा किया गया है, चूँकि उसमें 6 में से कोई भी आप जो देखेंगे वो नया प्रत्याशी नहीं है। चाहे आप प्रेम मार्डी जी की बात कर लीजिए, जो कि मतलब क्या कहते हैं बहुत लंबे समय तक जो है वो जेल में लगभग 6, 7, 8 महीना जेल में रहे। उसके बाद आप जमुआ की बात कर लीजिए, वो भी एक ऐसी सीट है और वहाँ पर हमारे साथी जो रोहित कुमार दास हैं, वो लगातार 2.5 साल 2 साल से लगातार जन-जन तक पहुँच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जयराम जी खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं डुमरी से जिनकी घोषणा की गई है। इसके अलावे ऐसे सारे सीटों पर आपको देखेंगे कि नया कोई प्रत्याशी नहीं है। जो हमारे साथी सब संघर्षशील थे, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने चुनाव किया और आगे भी जो सूची जारी होगी, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो संघर्षरत रहे, जो आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया और जिसने पार्टी विचारधारा और लोकसभा चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया, इन सारे लोगों का ही चुनाव थे। तो जब शुरुआती दौर में वो चुनाव लड़ते थे तो 1-1 रुपया चंदा की बात करते थे, सामंतवाद, पूंजीवाद, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते थे। लेकिन अब परिस्थिति ये हो गया है कि उनके पास जो है वो सैकड़ों हाइवा हैं और दर्जनों जो हैं वो पत्थर के माइंस हैं। अब जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि हम लोग पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और तुमको उन चीज़ों से बचाएँगे, आज गाँवा की, तिसरी की और धनवार की जनता जो है, वो खुद को उनसे बचाने का पता प्रयास ही कर होगा रही कि है। कल मोदी जी आए हुए थे। हज़ारीबाग ज़िले में आते हैं वो और वे मज़बूती देने का काम करते हैं बीजेपी को और ऐसा माना भी जाता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बोला भी जाता है। तो उसको देखते हुए और झारखंड में और भी तमाम पार्टियाँ हैं, उसको देखते हुए अपने पार्टी को किस स्तर पर पाते हैं और अपने आप को किस इसमें क्या लगता है आपको? नहीं देखिए एक बात समझिए, दूसरी जो पार्टियां हैं वो लोग इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि कई लोगों को टिकट बेचना भी रहता है, सौदेबाजी भी पार्टियों में होती है, इस चीज़ से इनकार नहीं पूरी किया जा झारखंड सकता। में पार्टियाँ जो हैं अपनी प्रत्याशी की घोषणा करने में असमंजस में पड़े हुए हैं, उनकी थोड़ा-सा लेट हो रही है। वहीं आपकी पार्टी जो है इतना जल्द मतलब दिखाते हुए घोषणा अभी कर दी है। झारखंड झारखंड में एक चर्चित खबर निकल के आ रही है, जेएलकेम यानी जेबी केसेस की तरफ से। बताया जा रहा है कि करीब 6 विधानसभा के लिए जेएल की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं, जेबी केसेस यानी जेएलकेम के राष्ट्रीय सचिव राजदेश रतन जी। सह राजधानवार के नेता हैं। आइए बात कर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका करेंगे संजीत जी और साथ में जितने भी जनता रिव्यू के देखने वाले व्यूअर्स हैं, सारे लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोगों को आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्योंकि आपका कंटेंट जो है वो रिच रहता है, बढ़िया कंटेंट रहता है और साथ में सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार भी करते हैं। चलिए बहुत-बहुत आभार आपका। आगे हम बात को बढ़ाते हैं और अभी अभी जस्ट खबर निकल के आई है जेएलकेम यानी आपकी पार्टी की तरफ से 6 विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो इसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए हम लोग बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी चूँकि हम लोग पहली बार विधानसभा चुनाव को लेकर के और पूरे प्रदेश में हैं और दूसरी पार्टियों के तुलना में जो है वो हम लोगों की तैयारी का जो तरीका है या लेवल है वो अलग है। इसलिए ये पार्टी का अपना निर्णय है, संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय जो कल ही एक बैठक हुआ था और उस बैठक के बाद जो ये निर्णय लिया गया है जिसमें कि 6 सीट अभी हम लोगों ने जो है वो पहली सूची में जारी कर दिया है और आप जल्द ही देखेंगे कि और सारी सूचियाँ जो हैं वो जारी हो जाएँगी। अभी बड़ी-बड़ी झारखंड में पार्टियाँ जो हैं अपनी प्रत्याशी की घोषणा करने में असमंजस में पड़े हुए हैं, उनकी थोड़ा-सा लेट हो रही है। वहीं आपकी पार्टी जो है इतना जल्द मतलब दिखाते हुए घोषणा कर दी गई है। इसमें क्या लगता है आपको? नहीं देखिए एक बात समझिए, दूसरी जो पार्टियां हैं वो लोग इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि कई लोगों को टिकट बेचना भी रहता है, सौदेबाजी भी पार्टियों में होती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि हम लोगों के साथ पिछले जो 2 ढाई साल 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं हमारे पुराने साथी जो हैं और वो लोग जो है वो प्रत्याशी के रूप में, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई संशय था नहीं। चूँकि हम लोगों को टिकट बेचना नहीं था या फिर कहीं पे सौदेबाजी नहीं करनी थी। तो जब उन्हीं प्रत्याशियों को हम लोगों को चुनाव लड़ाना है, तो जल्द ही थोड़ा-सा इसलिए कर दिया जा रहा है ताकि तैयारी जो है वो मजबूती से कर सकें। एक बात और भी आपको मानना पड़ेगा कि चूँकि हमारी पार्टी अभी बहुत नई-नवेली है और हम लोगों को ज़मीन तक, बूथ स्तर तक भी पहुँचना है। तो जितना जल्दी हो सके अब जितने प्रत्याशी हो गए हैं, वो अपने क्षेत्र में जाकर के जो है वो लोगों को जन-जन से जुड़ेंगे। हम लोगों का जो मुद्दा है, हम लोगों का जो एजेंडा है पार्टी का, जयराम जी की जो विचारधारा है वो जन-जन तक पहुँचाएँगे और इससे जीत में जो है वो सहूलियत होगी। सहूलियत होगी। इस प्रकार अभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि कल मोदी जी आए हुए थे। हज़ारीबाग ज़िले में आते हैं वो और वे मज़बूती देने का काम करते हैं बीजेपी को और ऐसा माना भी जाता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बोला भी जाता है। तो उसको देखते हुए और झारखंड में और भी तमाम पार्टियाँ हैं, उसको देखते हुए अपने पार्टी को किस स्तर पर पाते हैं और अपने आप को किस स्तर पर पाते हैं?
देखिए, मोदी जी जो झारखंड में आए, वो आए तो ज़रूर हैं और अपना उनका उन लोगों का जो है वो बीजेपी का अपना कार्यकर्ता है, अपना कैडर भी है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है, उसका जो एजेंडा और मुद्दा है, वो पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करता है। और हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है या हमारी पार्टी को फ़र्क पड़ता है या फिर पब्लिक को भी इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेंट्रल लेवल से किस तरह की बातें की जा रही हैं। क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दा पर राजनीति होता है यहाँ पर और क्षेत्रीय मुद्दे पर ही जो है वो लोग चुनाव लड़ते हैं। तो लोकसभा का चुनाव अलग था, जहाँ पर मोदी जी का अपना इम्पैक्ट था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमको लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में या फिर विधानसभा के चुनाव में मोदी जी के आने-जाने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर। और जैसा कि हमें पता है और आप राजधनवार के नेता हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ वहाँ के आप प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कैसा अनुभव करते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी वहाँ से घोषित कर दिए गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और तब जब पता चलता है तो कैसा लगता है? कहाँ देखते हैं वो अपने आप को वहाँ भी? नहीं देखिए, हमको एक बात हमेशा से लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ लीडर हैं। कन्फ्यूज़ लीडर इसलिए वो भी हैं, इसलिए चूँकि वो अपने आप को आदिवासी कहते हैं या आदिवासी का नेता कहते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं सामान्य सीट से, पहली बात। दूसरी बात है कि उनका हम धनवार में स्वागत भी करते हैं। हम लोग कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि वो राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे, चूँकि वो इस बात को महसूस करते हैं और बाबूलाल जी के राजधनवार में चुनाव लड़ने से वहाँ का चुनाव दिलचस्प नहीं होकर के और एक तरफ़ा हो गया है। इसके पीछे का रीज़न बता रहे हैं, आप इस बात को ज़रूर मानते होंगे कि चुनाव को लेकर के जो है वो समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और उस परिस्थिति में हम लोग मानते हैं कि राजधनवार का समीकरण समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सामान्य तौर पर वहाँ पर जो है वो 2-3 लोगों का वर्चस्व रहा है। जैसे कि अगर यदि आप बात करेंगे तो माले जो है वो हाँ, भाकपा माले जो था वो पिछले बार वो लोग चुनाव जीते थे वहाँ से और उसके बाद जो है बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते थे। तो इस बार भी जो है वो भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। अगर भाकपा माले चुनाव नहीं भी लड़ती तो जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक सभा करके ये घोषित किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनका अपना कुछ वोट बेस बना हुआ है और बाबूलाल जी का जो है वो अपना जो है वो वोट बेस है। अब नई पार्टी के एंट्री होने से, जेल कैंप के एंट्री होने से और जिस तरह का समीकरण वहाँ पर बन रहा है, हम आपको स्पष्टता से बता सकते हैं कि जेल कैंप बहुत मजबूत परिस्थिति में है और चुनाव जीतने की परिस्थिति में। ये कोई बड़बोलापन नहीं है। एक सामान्य वर्ग के जो माने क्या कहते हैं राजनीतिक आकलन करने वाले लोग होंगे, वो भी इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि राजधनवार का चुनाव जो है, वो बहुत दिलचस्प हो गया है और जेल कैंप जो है वो बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर अपना जो है वो परचम लहराएगी, ये स्पष्टता से दिख रहा है। मतलब इतना तो उम्मीद है कि जो है दिलचस्प होने वाला है और एक और बोलते हैं कि बाबूलाल को आने से कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। नहीं, नहीं, दिलचस्प इसलिए हो गया है कि पहले समीकरण को हम लोग ध्यान में देख रहे हैं। राजनीति में समीकरण का जो माने क्या कहते हैं रोल होता है, उसे आप इनकार कभी भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करते हैं। और बाबूलाल जी के चुनाव में आने से समीकरण जेल कैंप के पक्ष में बहुत मजबूत हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है हम लोगों को, ये मेरा कहने का मतलब है। राजकीय स्तर पर बात करें तो अभी वर्तमान की जो सरकार है, काफ़ी सारी योजनाएँ लाई हैं। बहुत सारे वो योजनाएँ पे काम भी कर रही हैं और ये धरातल पर दिख भी रहा है। ऐसे में काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ मतलब प्रतीत हो रही है और वैसे में एक नई पार्टी का आना और टक्कर देना, ये तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो इसका क्या समीकरण आप लोग बनाएँ? देखिए, सामान्य तौर पर जितने भी आपके व्यूअर होंगे इस बात को समझते होंगे कि पहले क्या होता है ना कि बहुत सारे आप देखेंगे बैट्समैन जो होते हैं वो टेस्ट जैसा खेलते हैं और धीरे-धीरे सारा अपना 40, 45, 50, 48 ओवर खा लेता है वो और उसके बाद लास्ट में जब आपका 45 रन बनाना रहेगा तो वो जो है वो छक्का मारने का प्रयास करेगा लास्ट के ओवर में। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नई-नई योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, वो 48 ओवर पहले ही गँवा चुके हैं और ये जो गँवाए हैं वो 4 साल में सिर्फ़ वादा के आधार पर उन्होंने किया था। अब जो लगातार वो हवा में बल्ला भाँज रहे हैं, उससे हम ये नहीं कहते हैं कि एक आध गो छक्का नहीं लग सकता है। लेकिन अब चूँकि जब माने क्या कहते हैं अनुपात ही गड़बड़ हो गया है, 6 बॉल है आपके पास और आप 45 रन बनाना चाह रहे हैं, तो अब इस स्थिति में जो है वो नो वाइड का इंतज़ार कर रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि जनता इस बात को समझती है कि अब नो वाइड हमको फेंकना नहीं है और इस स्थिति में हम लोग नया ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ी तीसरे विकल्प के रूप में आपको जो है वो हम लोग झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। ये जो योजनाएँ हैं, देखिए हम इसका विरोध नहीं करते हैं। 1000 का मैया योजना लेकर के आए। हमारा कहना था कि ये बात जब आप सरकार बनी थी तो अभी आपने क्यों नहीं की है? मान लीजिए आपको समझने में 6 महीना लगा, 1 साल लगा,
लेकिन कम से कम 4 साल रेगुलर तो आप मैया योजना का इस्तेमाल करते। आपने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी लगातार हर साल देंगे, वो कहाँ पर है? बेरोज़गारी भत्ता की बात जो आपने कही थी, वो कही थी। और सबसे ख़ास बात ये हमको कहना है कि मैया योजना के नाम पर आप जो है, वो माने महिलाओं को 1000 दे रहे हैं, लेकिन पुरुष के लिए जो है, उसके लिए तो उनके पास कोई योजना नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग इस बात को मान चल रहे हैं कि ये सब जो है वो चुनावी मुद्दा है और ये ढुलमुल-ढुलमुल की स्थिति में है, अकबकाहट है आंतरिक रूप से अंदर से। इसलिए इन चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, जनता बहुत चालाक होती है और बहुत तरीके से जो है वो इस बार वोटिंग करेगी और आप देखेंगे कि जेएल कैंप जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी और तीसरे फ्रंट के रूप में हम लोग आप लोगों को झारखंड में दिखेंगे। आपने बोला समीकरण की बात की। झारखंड इस राजनीतिक समीकरण को देखें और जातीय समीकरण को भी देखें, तो जेएमएम काफ़ी मजबूत नज़र आती है। उनके कोर वोटर जो है आदिवासी वोटर माने जाते हैं और उनको 26% आबादी उनकी है यहाँ और प्लस में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन है, मुस्लिम वोटर भी उन्हीं की तरफ जाती है। ये प्रतीत होता है और ये माना भी जाता है और ऐसे में और बीजेपी के पास कोर वोटर जनरल सीट है मतलब जनरल सामान्य हैं और ओबीसी भी कुछ-कुछ मिल जाते हैं। और जब बात करें दलित की तो कुछ इधर कुछ उधर इस टाइप में जाते हैं। तो वहाँ भी आप लोग के जातीय समीकरण में भी आप लोग फिट नहीं बैठते हैं और ना ही किसी प्रकार की समीकरण आप लोग के पक्ष में आती है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या जातीय समीकरण इतना कंपल्सरी है आप लोगों के लिए या नहीं है? ये भी बताइए। नहीं देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यूपी, बिहार, झारखंड इन जगहों पर जो है वो जातीय समीकरण का जो है अस्तित्व है चुनाव में। इस बात से इनकार करना जो है वो इमैच्योरिटी होगी बात करना। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने पिछले ढाई साल, 3 साल से जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन में हमने कहा है कि झारखंड में खतियानी लोग जितने हैं वो सारे एक ही जात के हैं, वो हैं खतियानी लोग। और वो खतियानी है मतलब झारखंडी जात के लोग हैं। एक जाति में हमने पिरोने का प्रयास किया। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जयराम जी का बेस जो है वो कुड़मी बेस है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर यदि किसी एकल जाति की बात आप झारखंड में करेंगे, तो एकल जाति में जो है वो जयराम जी का भी जो है वो वर्चस्व, उनकी जाति का भी वर्चस्व है। अब बात रहा कि भाजपा से हम लोग किस तरह से टक्कर लेंगे, चूँकि सवर्ण और जनरल क्लास के लोग जो हैं उसके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में हम लोगों के पास ये स्ट्रैटेजी है कि भाजपा को लेकर के हम लोग उन सीटों पर जो है वो जनरल को निश्चित रूप से अपना उम्मीदवार के रूप में लेकर के आएंगे जहां पर जो है वो भाजपा आज तक जो है वो कैटर करते आई है। ये हमारी पार्टी का अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है और वो समय के साथ आपको दिखेगा। हम लोग निश्चित रूप से हर पार्टी के लिए अपना जो समीकरण है उसको भी देख रहे हैं, उस समीकरण के आधार पर नया जो हम लोग समीकरण तैयार करेंगे उसको भी देख रहे हैं। लेकिन हम लोग योग्यता को भी बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। योग्यता सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे मान लीजिए अगर यदि आप मेरी बात कर लीजिए, तो हम इसलिए नहीं अब सीट की माँग करेंगे कि हम भूमिहार हैं। हम इसलिए सीट की माँग करते हैं कि अगर मेरे अंदर वो योग्यता है और साथ में हम भूमिहार भी हैं, तो ये एक समीकरण की बात होती है। सिर्फ़ भूमिहार होना, सिर्फ़ कुड़मी होना या सिर्फ़ यादव होना या सिर्फ़ मुस्लिम होना, सीट बाँटने का कभी भी जो है वो युवाओं के लिए और हमारी पार्टी के लिए जो है, वो कभी भी ये पैमाना नहीं हो सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब आज जो आई 6 सीट के लिए, तो उसमें आपके अनुसार क्या देखा गया होगा? एबिलिटी या वह इस क्षेत्र में एक्टिविटी देखा हो गया? किस प्रकार घोषणा की गई? देखिए 6 का 6 सीट अगर यदि आप देखेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बेहद ही एनालाइज़ करके 6 सीट का घोषणा किया गया है, चूँकि उसमें 6 में से कोई भी आप जो देखेंगे वो नया प्रत्याशी नहीं है। चाहे आप प्रेम मार्डी जी की बात कर लीजिए, जो कि मतलब क्या कहते हैं बहुत लंबे समय तक जो है वो जेल में लगभग 6, 7, 8 महीना जेल में रहे। उसके बाद आप जमुआ की बात कर लीजिए, वो भी एक ऐसी सीट है और वहाँ पर हमारे साथी जो रोहित कुमार दास हैं, वो लगातार ढाई साल, 2 साल से लगातार जन-जन तक पहुँच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जयराम जी खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं डुमरी से जिनकी घोषणा की गई है। इसके अलावे ऐसे सारे सीटों पर आपको देखेंगे कि नया कोई प्रत्याशी नहीं है। जो हमारे साथी सब संघर्षशील थे, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने चुनाव किया और आगे भी जो सूची जारी होगी, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो संघर्षरत रहे, जो आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया और जिसने पार्टी विचारधारा और लोकसभा चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया, इन सारे लोगों का ही चुनाव होगा और आप देखेंगे कि किसी तरह का असंतुष्टि आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम धनवार में। धनवार विधानसभा से आप वहाँ आपकी एक्टिविटी दिखती है, आप एक्टिव रहते हैं। जो है बराबर आपकी वार्तालाप होते रहती है, जनसंपर्क चलते रहती है। तो वहाँ को लेकर के आपकी क्या योजनाएँ हैं? यदि आने वाला समय में आपको घोषणा यदि वहाँ प्रत्याशी के रूप में किया जाता है, तो किस टाइप की योजनाएँ होंगे? और प्लस आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी हैं मतलब भाजपा के इतने बड़े हुए नेता हैं। तो इस टाइप को देखें और भाकपा माले वहाँ आप ही बता रहे हैं कि काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करती है। तो आपके पास जो चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, उसको आप हल कैसे करेंगे?
देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भाकपा माले जो है वो एक स्पेसिफ़िक कुछ परसेंटेज जो है ना, उन लोगों के साथ सीमित हो गई है। हाँ, एक बात इस बात से माना जा सकता है कि 10,000 15,000 वोट उनका अपना बेस वोट है, वो लगातार उसको लेकर के आते हैं, 10,000 से 20,000 वोट लेकर के वो आ जाते हैं। बात रहा आप दूसरी बात कर लीजिए कि इन लोगों का कार्य क्या है? तो आप भाकपा माले की बात करना चाहते हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो उनके प्रत्याशी रहे हैं, उनका अपने पार्टी को भी लेकर के बहुत ही संदेहास्पद जो है वो परिस्थिति रही है। वो लोकसभा में भी देखने के लिए मिला और पार्टी उस पर विचार भी कर रही है। दूसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जब वो चुनाव लड़ते थे, तो जब शुरुआती दौर में वो चुनाव लड़ते थे, तो 1-1 रुपया चंदा की बात करते थे, सामंतवाद, पूंजीवाद, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते थे। लेकिन अब परिस्थिति ये हो गया है कि उनके पास जो है वो सैकड़ों हाइवा हैं और दर्जनों जो हैं वो पत्थर के माइंस हैं। अब जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि हम लोग पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और तुमको उन चीज़ों से बचाएँगे, आज गाँव की, तिसरी की और धनवार की जनता जो है, वो खुद को उनसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक स्थिति तो वहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि आप सिर्फ़ कोई एक जात को लेकर के और वो भी जात में छोटा-सा परसेंटेज, क्योंकि पढ़े-लिखे तो हर जाति में लोग हैं और इस परिस्थिति में लोग जयराम जी की विचारधारा को और पढ़े-लिखे विचारधारा को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो वो उनके हाथ से चला गया। अब बात रहा बाबूलाल मरांडी जी का, तो बाबूलाल मरांडी जिस परिस्थिति में वहाँ पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, इसके पहले वो चुनाव हारे भी थे। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब वो जेवीएम से चुनाव लड़े थे, तो 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे। गिरिडीह से भी चुनाव लड़े और धनवार से भी चुनाव लड़े और दोनों सीट को उन्होंने लूज़ किया। लेकिन सेकंड बार में वो चुनाव जीते। इसके पीछे का आपको कारण बताना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण है कुतुब मीनार। चूँकि उन्होंने ये कसम खाई थी एक माइनॉरिटी के एक पूरा कौम के पास कि हम जो है वो कुतुब मीनार से कूद जाएँगे, लेकिन भाजपा में हम नहीं जाएँगे। हम झोला उठा कर के हरिद्वार चले जाएँगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएँगे। अब परिस्थिति ये रहा कि उन समय भी उनको जनरल वोट नहीं मिला था, बहुत कम परसेंटेज, मतलब हम 5-7 हज़ार की बात नहीं करते हैं, चूँकि कैडर भी होते हैं। वहाँ पर उस समय भाजपा से प्रत्याशी थे लक्ष्मण प्रसाद सिंह। ठीक है? तो उस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि हम अपने श्रेणी से एकमात्र प्रत्याशी हैं, अभी तक का जो परिस्थिति है। और उसमें हम इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि जयराम जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा, झारखंडियत की विचारधारा हमारे समीकरण को मजबूत करे और हम लोग जो है वो चुनाव में जो है बेहतर प्रदर्शन करके और चुनाव को जीते हैं। लेकिन अगर एजेंडा की बात आप करेंगे, या मैंने आपको समीकरण समझाया, अगर आप एजेंडा की बात करिएगा तो हम आपको बताना चाहते हैं कि धनवार में कोई काम नहीं हुआ है। आप सोच करके देखिए कि आज़ादी का इतना साल हो गया है, झारखंड बनने का 24 साल हो गया है और पूरे धनवार विधानसभा में 3 प्रखंड हैं और उस 3 प्रखंड में एगो डिग्री कॉलेज है, मात्र एक आदर्श महाविद्यालय धनवार में जो की है। अब सोचिए कि वहाँ से तीसरी की दूरी, वहाँ से गाँव की दूरी और वहाँ महिलाएं और बच्चियाँ किस प्रकार से यहाँ पढ़ने के लिए आएंगी। आप 1-2 बस चला देते हैं तो क्या लोगों के पहला बात हो गया। दूसरी आपको बात बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आज टेक्नोलॉजी और शिक्षा जो है टेक्निकल होते जा रहा है, उस परिस्थिति में कहीं कुछ नहीं दिखता है। आप देखेंगे सबसे दुखद बात है जो इसमें, इस बात से हम आपको स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि गाँव में लोग इस ये स्थिति बनी हुई है कि मिट्टी के घर में रहते हैं और अभी बरसात में एक आदमी जो है वो अपने मिट्टी के घर में ज़मींदोज़ हो गया। आप समझिए, आप आज़ादी के माने इतना साल के बाद ये बात कर रहे हैं, 24 साल झारखंड क्या होने के बाद आप बात कर रहे हैं। और आए दिन आप इस बात को समझ पाएँगे कि वहाँ पर जो है वो एक ढिबरा बहुत बड़ा मामला है, मायका। और हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री भी बने। उसमें उन्होंने एक पुल का भी निर्माण किया, जिस पुल के पर आज भी वो रोज़-रोज़ दौड़ रहे हैं। माने 24 साल से वो उसी पुल पर दौड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। नया कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि ढिबरा एक ऐसा मामला है जिसको अगर यदि वैध तरीके से एक माने उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़ारों माइग्रेंट लेबर को जो है वो तीसरी और गाँव में रोका जा सकता था, जो अपने घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में आप 0 नहीं माइनस में नंबर देंगे राजधनवार को। क्योंकि कहीं महिला डॉक्टर का ठिकाना नहीं, कहीं अगर यदि स्वास्थ्य केंद्र वहाँ डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, और परिस्थिति ये बना हुआ है कि डायरिया जैसे मामूली बीमारी से भी लोग जो है वो आज के डेट में धनवार में मर जा रहे हैं। तो शिक्षा है ही नहीं, आप स्वास्थ्य दे ही नहीं रहे हैं, उद्योग आप दे ही नहीं रहे हैं, रोजगार की आप बात कर नहीं रहे हैं, तो वोट किस चीज़ पर मांग रहे हैं। हमको तो लगता है ये लोगों को सरेंडर पहले ही कर देना चाहिए और वोट ही नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि लगातार पलट पलट करके ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि भाकपा माले के प्रत्याशी का हाइवा का संख्या लगातार बढ़ रहा है।
पत्थल खदान का संख्या बढ़ रहा है और बाबूलाल मरांडी जो दिन और रात एक सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, बस ये सपना के पीछे वो भाग रहे हैं। बाकी मुद्दे की बात इन लोगों के पास कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हमको बहुत बढ़िया से इस बात को इस पर लग रहा है कि धनवार का समीकरण जेबी केएसएस और जेएल कैम के लिए बहुत फिट है और इस बार आप देखेंगे कि वहां पर से हम लोग सीट जीत रहे हैं, ये तय होगा। तो ये रही इनका समीकरण और यह देखना दिलचस्प होगा राज धनवार सीट खास करके कि वहाँ से बाबूलाल मरांडी हैं बीजेपी की तरफ से और जेएलकेएम यानी जेबी केसेस की तरफ से रहने वाले हैं राजदेश रतन जी और भाकपा माले से अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया गया। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और झारखंड में जिस प्रकार अभी चुनावी रणनीति चल रही है, सभी पार्टियां ने जो है अपनी अपनी कमर कस ली है आने वाला विधानसभा के लिए और जेबी केसेस भी 6 विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी घोषणा कर दिए और बीजेपी की तरफ से भी कुछ कुछ प्रत्याशी जो है घोषित हो चुके हैं। अब आने वाला समय में देखना होगा कि आखिर क्या होता है, कैसा चुनावी समीकरण काम करती है और क्या रिजल्ट होता है।